गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो रहेगी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 5 जून 2025 के शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ है उस पेपर के एनालिसिस की। इस वीडियो में हम शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं 5 जून 2025 शिफ्ट सेकंड में क्या कुछ प्रश्न आए हैं जीएस के अंदर, और मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा रहा है यह भी जानेंगे। देखिए, शिफ्ट 1 में जो प्रश्न आया था रिवर से संबंधित, तो यहाँ भी रिवर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट में साबरमती का आया था कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और सेकंड शिफ्ट में भी रिवर का प्रश्न आया है महानदी का। तो मतलब नदियाँ पढ़ के जाना आप लोग। नदी का प्रश्न आया महानदी की लंबाई कितनी है, महानदी की लंबाई की पूछी गई है। तो महानदी की लंबाई जो है 900 किलोमीटर है। बाकी आप कंफर्म कर लीजिएगा, 900 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपको अनुच्छेद अनुसूचियों के प्रश्न लगातार देखने को मिलेंगे। अनुसूची से संबंधित प्रश्न आया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सी अनुसूची? जनजाति कल्याण से संबंधित है। जनजाति कल्याण से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो ये 5वीं और छठी अनुसूची, 5 नंबर, 5th नंबर और 6 नंबर, ये दोनों 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जनजाति कल्याण से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था कि भी जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, देखो भारत का इतिहास प्लस इतिहास का अलग प्रश्न आ रहे हैं, प्लस कला संस्कृति। तो कला संस्कृति के जो टॉपिक है जिनको आप आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, आर्ट प्लस कल्चर, तो यहाँ से प्रश्न उठ के आ रहा है। और आर्ट और कल्चर का प्रश्न आया है नृत्य का। पिछले फर्स्ट शिफ्ट में आया था मंदिरों का, आर्ट एंड कल्चर से मंदिरों का। यहाँ पर नृत्य का प्रश्न आया है, नृत्य पूछा है सोहरा नृत्य। तो नृत्य जितने भी हैं याद करके जाइएगा, सोहरा नृत्य का संबंध है। और लगभग सारे प्रश्न अभी तक फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछ रहे हैं उड़ीसा का। वो सुबह मंदिर पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, वो भी उड़ीसा का था। यहाँ पर नृत्य पूछा था, वो भी उड़ीसा का है। चलिए अगला प्रश्न, मुगलकालीन मतलब मध्यकालीन भारत का पूछा है। मुगल साम्राज्य में 1530 में किस मुगल शासक की मृत्यु हुई जिसने मुगल साम्राज्य को मतलब खड़ा किया था? तो फर्स्ट आक्रमण कर रही था बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था, याद कीजिएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। पानीपत का फर्स्ट वॉर था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पूछा कि किसने साम्राज्य सुदृढ़ किया? तो बाबर ने किया था भी मुगल साम्राज्य, और 1530 में मृत्यु भी हो गई थी। अच्छा, बाबर के बाद में बाबर के बेटे हुमायूं का प्रश्न आया है 1555। किसने जो सूर साम्राज्य का जो शासक है या सूर साम्राज्य को समाप्त करने वाला कौन था, ये पूछा है। तो सूर साम्राज्य का शासक था सिकंदर। सिकंदर सूर बोल दो या सिकंदर सूरी बोल दो। इसको हराया था किसने? हुमायूं ने। और हुमायूं ने हराकर इस साम्राज्य को क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। पूछा था तो किसने इस साम्राज्य ख़त्म किया? तो वैसे सन याद रहते तो आपको पता होता। 1530 का बाबर का भी पूछ लिया। मध्यकालीन भारत के 2 लगातार प्रश्न पूछ लिए हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता जा रहा है। ये 5 जून की सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल की। इसके अलावा जो प्रश्न आया था गंगा नदी से संबंधित, देखो रिवर के लगातार ढेर प्रश्न आ रहे हैं। गंगा नदी का प्रश्न आ चुका है। गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? अब बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती, वो ऑप्शन में क्या दिए हुए थे उन पर डिपेंड करेगा। आप मतलब गंगा नदी तंत्र को पढ़ के जाइएगा। मतलब रिवर के 2 प्रश्न देखने को मिल गए, यानी कौन सी नदी है कहाँ नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। अच्छा, एक आपको संविधान संशोधन में बारे में कह रहा हूँ, संविधान संशोधन पूछे जा रहे हैं। संविधान संशोधन आपको बुकलेट दी गई है,
उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। संविधान संशोधन पहले पेपर में तो पूछा था 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, याद करो। ये पहली शिफ्ट में पूछा था 5 तारीख को। और सेकंड शिफ्ट में पूछा है 106वां संविधान संशोधन। और आपको ये पूछा था कि इसमें जो आरक्षण है वो बढ़ा के कितने % कर दिया गया है। तो 106वां संविधान संशोधन के तहत आरक्षण कितना कर दिया गया है? 33% कर दिया गया है। और मैं बुकलेट बात कर रहा हूँ, देखिए जी, हमारा कोचिंग सेंटर है अभिकल्प इंस्टीट्यूट, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान में। और हमारा जो बैच था उसके अंदर हमने ये बुकलेट दी है एनटीपीसी के विद्यार्थियों को। और अभी नए बैच जो शुरू हो रहे हैं वह भी आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में आईबीपीएस की भर्ती आने वाली है जल्दी, आईबीपीएस आरआरबी की। तो पीओ और क्लर्क दोनों की बैच आपको मिल जाएंगी। सुबह का बैच 9 बजे का और सेकंड बैच 12 बजे का। और टारगेट बैच जो विद्यार्थी मतलब एलिजिबल हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए टारगेट बैच है। जो बच्चे अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, अंडर ग्रेजुएट है, वो अभी फॉर्म नहीं भर सकते तो तैयारी कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच सुबह 8 बजे का है। 12वीं अगर आपने कर लिया तुरंत बाद नौकरी लगने के लिए आपके पास अभी अगर राजस्थान में सीईटी नहीं की हुई है तो 3 भर्तियाँ हैं। प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर सकते हो आप, एसएससी 10+2 की तैयारी कर सकते हो। पूरे ऑल इंडिया में कोई भी तैयारी कर सकता है एसएससी 10+2, कोई भी फील्ड से आपने 12वीं की हो। कृषि पर्यवेक्षक ये ओनली एग्रीकल्चर जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए है। प्रयोगशाला सहायक ओनली उनके लिए जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे जियोग्राफी है, चाहे होम साइंस है और चाहे साइंस है। तो ये अच्छी भर्ती हैं। और एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम डेट सामने है। प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म अभी आने वाला है, 2/11 को एग्ज़ाम डेट है। एसएससी 10+2 फॉर्म आने वाला है, 8/9 को एग्ज़ाम डेट है। कृषि पर्यवेक्षक आने वाला है, 8/3 को एग्ज़ाम डेट है। तो आपको करना है कि आपको कुछ नहीं करना, आप आज ही विकल्प ज्वाइन कीजिए, 2 दिन की डेमो लगाइए। सोमवार मंगलवार फ्री रहेगी डेमो। और उसके बाद अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। चलिए और जानते हैं और प्रश्न कौन सा है। हाँ जी, करंट अफेयर बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। करंट अफेयर अभी जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था ये आज अपने कर रहे हैं। कौन सी? 5 जून 2025 शिफ्ट सेकंड कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का। और इस एग्ज़ाम का जब रिव्यू कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट एग्ज़ाम का रिव्यू किया था तो केक का पूछा था। तो इस पेपर में उसमें तो केक का पूछा। यहाँ देखिए मैंने आपको एनालिसिस करवाया था तो मैंने आपको बताया था पेपर 1 के अंदर। देखिए यहाँ अगर आपने पेपर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके बड़े ही काम आने वाली है। यहाँ ये रहा, केक नियंत्रक महल लेखा परीक्षक कौन है? 15वें बने हैं संजय मूर्ति। ठीक है जी। अब यहाँ आपसे अभी देखो इतना लेटेस्ट करंट अफेयर का पूछ लिया। अभी हाल ही में बने हैं न्यायमूर्ति 52 नंबर के अपने सुप्रीम कोर्ट के, यानी उच्चतम न्यायालय का प्रश्न पूछ लिया है। उच्चतम न्यायालय। और अपने को पूछा है कि जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन हैं? मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, 52 नंबर के बने थे, 52वें। और इनका नाम है न्यायमूर्ति कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश को। और नाम है B.R. गवई। याद रखिएगा, आगे फिर पूछ सकते हैं। और पूछा कौन से नंबर के? 52वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट शिफ्ट में मिट्टियों का प्रश्न नहीं आया था, इस शिफ्ट में मिट्टी का प्रश्न आया है। भारत का जीके है, ज्योग्राफी में मिट्टी। और पूछा कि मिट्टी के अपरदन का कारण क्या है। देखो ये प्रश्न मिट्टी का भी है और वायु प्रदूषण का भी है, सॉरी पर्यावरण का भी है। वायु प्रदूषण क्या, पर्यावरण। आपको ये भी पता है कि अपरदन सबसे ज़्यादा किस कारण होता है? बाढ़ के कारण होता है। तो पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न पूछा है कि मिट्टी, बाय ऑप्शन करना था आपको। तो मिट्टी के अपरदन का कारण क्या है? अच्छा प्रश्न आया है। ओलंपिक से संबंधित प्रश्न अच्छे हैं। करंट अफेयर में पैरा ओलंपिक 2026 का पूछा है। लेटेस्ट पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भविष्य का पूछ लिया, वो पास्ट नहीं पूछा है। तो भविष्य में पैरा ओलंपिक का कहाँ किया जाएगा? मिलान शहर है, आपको पता है मिलान शहर इटली का है। एक शहर और है कोर्टिना डी अम्पेजो। ये दोनों शहर हैं किस देश के?
इटली देश के शहर है मिलान शहर और कोर्टिना डी एम्पेजो में होगा पैरालंपिक 2026। नेक्स्ट एक प्रश्न और पूछ लिया। देखिए नदी तंत्र के 3 प्रश्न आए हैं इसमें। सिंधु नदी तंत्र का पूछ लिया है। सिंधु की सहायक नदी और अभी चर्चा में था सिंधु विवाद पाकिस्तान को लेकर, तो सहायक नदी पूछ लिया। अब देखो वो तो बाई ऑप्शन करोगे क्या है क्या नहीं है। सारी नदियाँ सहायक नदियाँ पढ़ के जाना आप। 2019 का एक प्रश्न आया अभी। 2019 में ये पूछा है कि 1000 बच्चों पर यानी शिशु मृत्यु दर पूछी है। बच्चों पर मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर का प्रश्न है ये। तो शिशु मृत्यु दर जो 2019 में क्या रही थी 30 रही थी। 2019 काफ़ी गई है। देखो इस तरह का प्रश्न है तो हो सकता है छोड़ना पड़ जाए। 2019 तक का करंट अफेयर आपको याद नहीं रहेगा। साइंस में टू द पॉइंट वाले प्रश्न पूछे हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा। बायोलॉजी का एक प्रश्न है पेनिसिलिन का यूज किस में किया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे। आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए, ठीक है जी। और आपको बताना है कि पेनिसिलिन की दवा किस रोग में आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट करंट में जो योजनाएं चल रही है मोदी सरकार की, हर घर जल योजना 2024, और उसमें देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ लिया। लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है, लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे सीपीयू का पूछ लिया, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का, मस्तिष्क माइंड ऑफ कंप्यूटर। किसका मस्तिष्क है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मस्तिष्क। आवर्त सारणी का प्रश्न देखने को मिल रहा है। आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आवर्त सारणी में आपको मैंने बताया था कि मेंडलीफ के बारे में बताया हुआ है। मेंडलीफ का प्रश्न आया बता रहे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का कौन सा मॉडल दिया था? मेंडलीफ के बाद में आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी। मोजले आपको बुकलेट दी हुई है, पूरा कराया हुआ है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रश्न आ रहा है आवर्त सारणी का। एक बार फिर बताते हैं हमने कहाँ करवाया है ये बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट है अभिकल्प इंस्टीट्यूट, है कहाँ पर? भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान राज्य में एक ज़िला है। और अभी हाल फिलहाल में जो नई भर्ती आने वाली है IBPS, इसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। नया बैच शुरू हो चुका है। फर्स्ट बैच सुबह 9 बजे का है, सेकंड बैच 12 बजे का है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए टारगेट बैच है। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच है। जिन बच्चों ने भी हाल ही में 12वीं पास की है उनके पास भी सरकारी नौकरी लगने का मौका है। प्रयोगशाला सहायक, SSC 10+2 कृषि पर्यवेक्षक। जो विद्यार्थी बड़े बैच की कोई तैयारी करना चाहते हैं तो IAS का आपको बड़ा बैच मिल जाएगा, RS का बड़ा बैच मिल जाएगा, टारगेट बैच भी है, फाउंडेशन बैच भी है यहाँ पर। इसके अलावा रेलवे, बैंक, SSC, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती, रीट, शिक्षक, सभी के आपको अलग अलग बैच अभिकल्प इंस्टीट्यूट में मिल जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे और प्रश्न देखते हैं कौन से आए हैं। देखिए कुछ प्रश्न और बता देता हूँ। 5 जून 2025 आपको पता है रेलवे के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, 16 दिन चलेंगे। और शिफ्ट सेकंड हम एनालिसिस कर रहे हैं। शिफ्ट जो फर्स्ट थी उसके वीडियो हमने बना दिए, लेकिन कुछ प्रश्न हमें और मिले हैं जो शिफ्ट 1 में हमने नहीं बताए थे। आपको प्रश्न आया था FTP की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो आया है केक का आर्टिकल बता दिया था, CAG केक बता दिया था। वर्तमान में केक होने पर आर्टिकल पूछा था, यानी अनुच्छेद पूछा है। डायरेक्ट आर्टिकल अनुच्छेद 148 में उल्लेख है केक का। और आपको मैंने बताया था 97वां संविधान संशोधन 97th
अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको बताया था 2011 में आया था। और ये इसका अनुच्छेद पूछा था, कौन सा अनुच्छेद, एक तो 19(1)(c) भी है और एक और अनुच्छेद भी बताया था आपको मैंने फर्स्ट में। एक अच्छा प्रश्न आया हुआ है भी, बुद्ध स्थलों से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तख्त-ए-बही, तख्त-ए-बही ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये कहाँ लोकेट हुई है, ये कहाँ मिली है, तो पाकिस्तान में मिली है। यानी ये जगह जो स्थल है वो कहाँ मिला है, पाकिस्तान में मिला है। और इसके अलावा देखिए फिल्मों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी डायरेक्टर पूछा है कौन सी फिल्म का, फिल्म है ओपन हैमर, ये मूवी है। इसका आपको ये बेस्ट फिल्म बता रहे हैं, इसका डायरेक्टर पूछा है तो क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन, इस तरह से कोई नाम है इसका, क्रिस्टोफर नोलन। एक प्रश्न साइंस से आया था, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का, ये प्रश्न आया हुआ है। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी प्रश्न, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रश्न आया हुआ है। आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल 44 इससे रिलेटेड है। और एक कोई ऑक्सीजन को लेके प्रश्न आया हुआ है, पेड़ों के ऑक्सीजन को लेके भी कुछ ऐसा प्रश्न है, ऑक्सीजन से संबंधित है, वो आपको देखना पड़ेगा वो प्रश्न क्या था, ऑक्सीजन मतलब रूट क्या है या फिर जो भी है। तो ये आपको कराया हुआ है, आपको पादप श्रृंखला का थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी पादप है, आपको पता है कि सूर्य जब उदय होता है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। वैसे पादप एनी टाइम CO2 का उत्सर्जन करता है, लेकिन दिन के समय जब सूर्य है तो वही CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, भोजन बनाने में कन्वर्ट हो जाती है, और जो मुक्त होती है O2 मुक्त होती है। तो पेड़ हमें दिन में क्या देते हैं, O2 प्रदान करते हैं, पर रात्रि में सूर्य नहीं है तो CO2 ही लगातार मिल रही होती है, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये कुछ प्रश्न मैंने बताए थे आपको जो शिफ्ट 1 में हमारे जो वीडियो में रह गए थे। शिफ्ट 1 में ऐसे ही हम बताते रहेंगे कौन से प्रश्न हो रहे हैं। शिफ्ट 2 के और प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्न और हैं तो शिफ्ट 2 के। ये जो हमने पहला प्रश्न देखा था, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और आपको बताया था कि B.R. गवई बने हैं। तो B.R. गवई का पूरा नाम अगर कोई पूछ ले आपसे, बी का मतलब यहाँ पर बी का मतलब है भूषण, आर का मतलब है रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। और ये तो आपको बता दिया, ये 52वें नंबर के बने हैं। और करंट अफेयर देखो कब का है, 14 मई 2025, यानी जो एग्ज़ाम तैयार कर रहा है कितना मतलब अच्छा करंट अफेयर यूज़ कर रहा है, हाल फिलहाल का करंट अफेयर यूज़ कर रहा है। और आपको पता है ये जो रहेंगे 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे। 23 नवंबर को फिर आपको याद करना पड़ेगा एक नया करंट अफेयर। हाँ भी आपसे ये पूछ सकते हैं, इनसे पहले 51वें कौन थे, तो 51वें आपको मैंने कई बार क्लास में बताया, संजीव खन्ना 51वें थे। और ये बने थे, याद करो, 11/11/2024। ये कोई नहीं पूछेगा पर वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। और रहे थे ये 13/5/25 तक रहे थे, 13/5/25 तक रहे थे। और 13/5 के बाद में 14 को किसने ज्वाइनिंग ले ली भी, अपने B.R. गवई जी ने ज्वाइनिंग ले ली। अच्छा, जब आप उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं तो मेरे को बता सकते हो कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले ये मैंने कराया हुआ क्लास में, आपको बताया था हीरालाल जे कानिया। जे का मतलब यहाँ है जेकिन सुनदास, और इतना कुछ नहीं पूछेगा। हीरालाल कानिया याद रखना, हीरालाल जे कानिया हीरा थे और हीरे को ही मौका मिला, फर्स्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद, क्योंकि अगले शिफ्ट में आ सकता है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक ये आपको मैंने करवा दी है। उच्चतम न्यायालय की बुकलेट भी मिली हुई है, तो बुकलेट कहाँ मिली है
वो मिली है अभिकल्प इंस्टीट्यूट में। तो अभिकल्प इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के पास ये बुकलेट है, उसके अंदर उच्चतम न्यायालय का पूरा दिया हुआ है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो अपने प्रश्न में मतलब अपने बुकलेट में भी चीज़ें ऐड ऑन कर लेना, कोई चीज़ है और इस तरह का प्रश्न आया तो आपको पता लगेगा भी एनटीपीसी एग्जाम में आ रहा है। और जो ये मिट्टी का प्रश्न आया था, मिट्टी के प्रश्न में ये पूछा था मिट्टी सूखने का कारण क्या है, यानी सूखी मिट्टी का कारण क्या है। सूखी मिट्टी, अब सूखी मिट्टी के कारण बहुत सारे होते हैं, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ पर मतलब आपका नॉर्मली माइंड चेक कर रहा है कि क्या कुछ पता है बच्चे को। तो कम वर्षा अगर होगी तो मिट्टी कैसी होगी, सूख जाएगी। उच्च वाष्पोत्सर्जन हो, बहुत सारी गर्मी पड़ रही हो, उच्च वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जो पानी है बावन के उड़ रहा है, तो भी क्या हो सकता है, मिट्टी सूख जाएगी। इसके अलावा कई जगह ऐसी जगह होती है उच्च लवणता होती है, उच्च लवणता होती है, वहाँ भी क्या हो जाती है, वहाँ भी मिट्टी सूख जाती है। कई जगह खराब वायु होती है, खराब वायु, उसके कारण भी क्या होता है, मिट्टी सूख जाती है। तो उनमें से ऑप्शन में क्या दिया होता है, डिपेंड करेगा ये प्रश्न ऑप्शन पर, ऑप्शन क्या कुछ था। और यहाँ एक प्रश्न जो अपना देखा था, सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी, ये प्रश्न ये आया था सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है और वो नदी कहाँ गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऐसा प्रश्न आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे, प्रश्न ये ऑप्शन ये दिया रखा था कि सॉरी गंगा का प्रश्न आया था, सिंधु वाला अलग था, गंगा नदी का ये रहा। गंगा नदी का प्रश्न आया था कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कहाँ नहीं गिरती, मतलब जो गंगा की सहायक नदी नहीं है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो। तो जैसे एक प्रश्न दिया था कोसी, एक दिया हुआ था ऑप्शन दिए हुए थे, एक गंडक दिया हुआ था, एक घाघरा दिया हुआ था, घाघरा, और एक आपको दिया हुआ था महानदी। और आपको ये कह रहा था कि इनमें से कौन सी नदी है जो मतलब गंगा की सहायक नदी नहीं है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो महानदी है ना, महानदी ये इसका प्रश्न आ गया। महानदी जो है गंगा की क्या नहीं है, सहायक नदी नहीं है, और ये कहाँ जाके गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मान लो गंगा नदी है तो इसके दोनों तटों का पता होना चाहिए, बाएं तट का और दाएं तट का। तो ये बायां जो तट है, बायां तट है, यहाँ पर आपको नदियाँ देखने को मिलेगी। बाएं तट पर यमुना मिलती है, यमुना, चंबल मिलती है, सोन मिलती है, केन मिलती है। और दाएं तट पर कौन सी मिलती है, दाएं तट पर आपको मिलती है रामगंगा। अब ये दाएं बाएं देख लेना, ऊपर नीचे वो जैसा भी सेट बैठेगा, मैंने बता दिया, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। और यमुना जो है ना, यमुना ये गंगा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा कोसी के अलावा एक नदी और है महानंदा, गोमती, सरयू। तो ये बता दिया। बाकी आप अपने जियोग्राफी के सर से अपने पूछ लीजिएगा, आप विकल्प इंस्टीट्यूट में जो सर पढ़ा रहे हैं तो वो आपको डिटेल से और बता देंगे। यमुना का अगर पूछ ले, यमुना क्योंकि सबसे बड़ी लंबी नदी है, यमुना निकलती कहाँ है, तो यमुना का ये भी पता होना चाहिए, यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री हिमखंड, और जो वहाँ पर हिमालय की बंदर पूंछ चोटी है वहाँ से निकल रही है, उसके पास से। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है। गंगा बंगाल में जाकर गिरती है, ब्रह्मपुत्र बंगाल में गिरती है, गोदावरी बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पूछेगा या कच्छ का रण का पूछेगा, यानी अरब सागर का पूछेगा। महानदी, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना, जैसे यमुना तो मिलेगी गंगा में, यमुना, इरावदी, बराक, ये कुछ नदियाँ हैं। दो नाम याद और रख लेना, सूरमा, मेघना। अगर आपसे पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की थी, अरब सागर का पूछ ले, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो अरब सागर की अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा, तापी, सिंधु, माही, साबरमती, ये पूछ लिए साबरमती के सूबे वाले में, पेरियार, ऐसी नदियाँ याद रख लो, शरावती, जवारी, मांडवी, पूर्णा, ये सारी नदी कहाँ मिलती है, अरब सागर में। एक ये प्रश्न और देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो प्रश्न पूरे नहीं मिल पाते, तो
थोड़ा सा अपडेट और मिला है। कौन से प्रश्न को लेके है, देखो ये जो शेर शाह सूरी वाला प्रश्न आया था, सूर्यवंश वाला, हाँ भाई सूर साम्राज्य 1555 वाला, यहाँ इस प्रश्न को थोड़ा सा लेके अपडेट कीजिएगा। 1555 वैसे सही है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। देखिए 1555 आपको पता है हुमायूं का काल था। 1555 में शेर शाह सूरी को हराते हैं, शेर शाह सूरी, चाहे आप सूर्यवंश बोल दो या शेर शाह सूरी बोल दो, को हराकर अफ़गान साम्राज्य यानी सूर साम्राज्य को, अफ़गान साम्राज्य का जो खात्मा है वो किसने किया था, तो वो हुमायूं ने किया था। वैसे आपको पता होगा कि 1539 जो है वो चौसा की जो लड़ाई हुई थी, चौसा की जो लड़ाई हुई थी उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं हार गया था और शेर शाह सूरी क्या होता, शेर शाह सूरी जीत गया था। तो शेर शाह सूरी जीत गया था और हुमायूं को हरा दिया था और अफ़गान साम्राज्य स्थापित कर लिया था यहाँ तक। तो हुमायूं को भागते हुए फिरना पड़ा था, आपको पता है कि इस्टेब्लिश नहीं था हुमायूं का कार्यकाल। तो उसके बाद में रिटर्न 1540 में हुमायूं आता है, कन्नौज की लड़ाई होती है, कन्नौज की लड़ाई भी हुमायूं हार जाता है और लगभग अपना साम्राज्य खो दिया था। और हुमायूं फिर भारत छोड़ के चला गया था, भारत छोड़ दिया था हुमायूं ने। अब देखो हुमायूं घूमता अपनी शक्तियाँ इकट्ठी कर रहा है। 1555 में स्ट्रॉन्ग हुआ हुमायूं, वापस आया ईरान से वापस आया और ईरान आके शेर शाह के जो अधिकारी हैं जो भी हैं उनको हराया और दिल्ली पर वापस राज शुरू किया है। और उस वक्त दिल्ली के साथ साथ मेन आगरा भी था, आपको याद रखना, क्योंकि मेन आगरा है। तो हुमायूं ने आगरा पर अधिकार कर लिया। 1555 में अफ़गान साम्राज्य ख़त्म कर दिया, शेर शाह सूरी को पराजित कर दिया। यानी हुमायूं का जो काल है वो स्टेब्लिश नहीं है। तो बाबर का प्रश्न भी पूछ लिया, हुमायूं का प्रश्न भी पूछ लिया है। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है अफ़गान साम्राज्य को समाप्त किसने किया, तो अफ़गान साम्राज्य को समाप्त करने वाला हुमायूं है। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना तो बाबर ने की है, पुनः स्थापना करने वाला कौन है, पुनः स्थापना करने वाला हुमायूं है। अब आपको मैंने बुकलेट दी हुई है, या वहाँ से एक प्रश्न है, कौन सी बुकलेट पता है, बुकलेट आपको दी हुई है जो अपने ने एक्ट लिखे थे, एक्ट वाली बुकलेट 1773 का जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और यहाँ से प्रश्न है, सीधा से सिंपल से प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट टाइम रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ये बुकलेट में ली हुई है। तो जो विद्यार्थी अभिकलम इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास है ये बुकलेट, उनको याद करना है बस और अपना पेपर देना है। आपको भी बता देते हैं, अगर आप भी अभिकलम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा पता है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। हमारा मोबाइल नंबर है 9608268091 और हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ ज़िला है, तो उसके अंदर मेन हनुमानगढ़ का हृदय है भगत सिंह चौक, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। अपना इंस्टीट्यूट है अभिकल्प। और अभी हाल ही में नया बैच शुरू हुआ है, IBPS RRB की भर्ती आने वाली है और PO क्लर्क दोनों का बैच मिल जाएगा। 12वीं के बाद भी अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं और बिना CT की भर्ती देख रहे हैं तो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, SSC की भर्ती है, कृषि प्रयोगशाला है, तीनों के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। नया बैच है बिल्कुल, और 2 दिन डेमो मिलेगी, सोमवार मंगलवार। चलिए अगले प्रश्न में देखिए। और देखिए एक चीज़, मैं बुकलेट की जो चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ हमारी विशेषता ये जो लिखी हुई है अभिकल्प ही क्यों, इसमें देखिए ये लिखा हुआ बेहतरीन स्टडी मटेरियल बुकलेट सहित। तो जो बुकलेट मिली है उसमें उसको अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बेहतरीन पेपर करके आएगा। अगर बुकलेट पढ़ोगे तो वहाँ पर एक चीज़ और दी है, वहाँ से एक चीज़ पढ़ के जाना, 1818 का जो एक्ट है उसका फ़ायदा क्या हुआ। उसमें सीधा प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो कब समाप्त कर दिया गया। तो वो 1858 का एक्ट आया था, क्योंकि 1857 की क्रांति की जिम्मेदार ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो
ब्रिटिश शासन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ताज का शासन स्टार्ट हुआ था। मतलब डायरेक्ट भारतीय प्रशासन को इसके अंतर्गत लाया गया, ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत लाया गया, ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत क्राउन के अधीन कर दिया। ब्रिटिश सम्राट बोल दो, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया भारत को। एक और पढ़ के जाना, 1833 का एक्ट पढ़ के जाना। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार, ये पूछ सकता है अगली परीक्षा में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कभी किया गया। 1833 के एक्ट में समाप्त किया गया। और जो एक्ट आया था ऊपर 106 वाला, आपको मैंने बताया था सुबह की शिफ्ट में 97 वाला आया था, अब 106 वाला है। तो 106 संविधान संशोधन अधिनियम 106, एक मिनट कहाँ चला गया 106, ये रहा। फर्स्ट शिफ्ट में 97 नंबर का आया था, अब 106 आया। तो ये इसमें ही पूछा था कि जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा है, सॉरी राज्यसभा नहीं, लोकसभा है और राज्य विधानसभा है। मतलब सेंटर में पीएम जहाँ से चुना जाता है और राज्य में सीएम जहाँ से चुना जाता है, वहाँ पर महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया गया 106 में संविधान संशोधन से, तो 33% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 33%। इसी को कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 को। और आपको बुकलेट मिली हुई है, पूरा बुकलेट, यानी बुकलेट का नाम ही है संविधान संशोधन। अच्छे से उसको पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा, कन्फर्म 1% आएगा। अच्छा, सुबह वाला जो पूछा था 97वां, वो पारित हुआ था 2011 में। तो ये पूछ लिया 106वां कब पारित हुआ, तो सन याद रखिएगा 2023 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2023 में पारित हुआ था। अब अगर मान लो कि पूछ लें 104वां संविधान संशोधन का पूछ ले आप, तो आपको नॉलेज है क्या उसके बारे में? 104वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट 104। तो इसके अंदर एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है ना, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष के लिए प्लस कर दिया गया है। अच्छा, प्रश्न देखो लगातार नदी के बारे में आ रहे हैं। महानदी का प्रश्न एक और आया था, आपको मैंने कराया था महानदी का प्रश्न। नदी का प्रश्न, नदी गंगा नदी का प्रश्न आ चुका है, महानदी का आ चुका है, सिंधु नदी का प्रश्न आ चुका है, तो साबरमती का उससे पहले आ चुका है। 900 किलोमीटर की लंबाई है। इसको मील में अगर नापें तो 560 मील है, ये और ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले कि इसका उद्गम कहाँ से होता है महानदी का, हो सकता है कि आगे की परीक्षा में पूछ ले उद्गम, तो छत्तीसगढ़ से होता है। और छत्तीसगढ़ में भी पूछे कहाँ से होता है, तो एक पर्वत है, कौन सा? सिहावा पर्वत, वहाँ से उद्गम होता है। कहाँ पर बहती है, तो आपको छत्तीसगढ़ से लगना है, छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़ से ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इस तरह से बहती है ये नदी। अभी तक बांध के प्रश्न नहीं पूछे हैं। बांध का प्रश्न अगर पूछ लें तो बांध का प्रश्न ये पूछेंगे, हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध है, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर। क्या होता है कि एग्जाम बनाने वाला मान लो महानदी को उठा रहा है, तो महानदी की सहायक नदियाँ पूछ सकता है। महानदी की सहायक नदियाँ, तो महानदी की सहायक नदियाँ आपको पता नहीं चाहिए। महानदी की सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, ओंग, तेल, अजीब अजीब से नाम है, आपको याद रखने हैं। अब जो प्रश्न है सिंधु नदी का आपको बताया था। अब सिंधु का मेन अभी ये कन्फर्म नहीं हो रहा, कुछ तो बता रहे हैं सिंधु की सहायक नदी पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं कि सिंधु का जो मेन सोर्स है, सोर्स का मतलब हो गया कि पानी कहाँ से आता है, तो आपको पता है मानसरोवर झील से आता है। मानसरोवर झील से उद्गम होता है इस नदी का। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। और तिब्बत आज किसके कब्जे में?
तिब्बत को गुलाम बना रखा है चीन वालों ने, चीन के कब्जे में। और इस झील के पास ग्लेशियर है, ग्लेशियर, अगर ग्लेशियर का नाम पूछ ले, जिस ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है, तो ये ग्लेशियर है बोखार चू ग्लेशियर। और कैलाश पर्वत जो है ना, वहाँ उसके पास यही है। और सिंधी में इसको बोलते हैं खेम्बन, यानी शेर का मुँह है, शेर का मुँह है। सॉरी, इसको तिब्बत में कहा जाता है सिंधी खेमन, सिंधी में नहीं कहा जाता, तिब्बत में कहा जाता है सिंधी या सिंघी, सिंघी खेबन। सिंघी वैसे ये होना चाहिए, सिंघी खेबन होना चाहिए, सिंह का मतलब शेर का मुँह है, सिंघी खेमन खेबन। अब सिंधु का जब प्रश्न पूछ रहा है तो सिंधु को ये पूछ सकते हैं ये लंबाई कितनी है इसकी, 3180 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदियाँ पूछ सकते हैं, सहायक नदियाँ सिंधु की, ये अगर पूछे तो झेलम आपको पता होना चाहिए, इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम पता होना चाहिए। चिनाब चर्चा का विषय अभी, रावी, व्यास, सतलुज ये हैं। देखिए एक प्रश्न आया हुआ है, ये ओलंपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, भारत को लेकर, भारत में ओलंपिक की तैयारियों से जुड़ा। तो हमें खेल मंत्री पता होना चाहिए, भारत के खेल मंत्री कौन है, तो आपको पता है मनसुख मंडाविया जी हैं, मनसुख मंडाविया है। और मार्च 2025 में, करंट अफेयर मार्च 2025 का है, तो मार्च 2025 में ओलंपिक की तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय शिविर हुआ था, 2 दिवसीय शिविर, चिंतन शिविर बोल दो उसको, चिंतन शिविर। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन स्थल पूछा, आयोजन ये किया गया था जी हैदराबाद में। और आगे आपको पता है 2036 में हमने ओलंपिक की मेज़बानी भी करने के प्रयास कर रहे हैं, तो 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी का रोड मैप तैयार करने की कोशिश की है। और 2028 में जो खेल होने वाले हैं उनकी तैयारियों का भी आंकलन किया गया। फर्स्ट शिफ्ट में शायद पुस्तकों का प्रश्न नहीं आया था, यहाँ पुस्तकों का प्रश्न आया है। पुस्तक मतलब उसका राइटर कौन है, पुस्तक है हेल्ड बुक, जो है हेल्ड बुक किसने राइट की है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके लेखक जो हैं एनी माइकल्स, ये 2023 में लिखी गई। ये एक उपन्यास है और ये एक तरीके से आपने जो कंपनी का नाम सुना होगा नोपक ये कंपनी है, इसने प्रकाशित करवाया। ये कंपनी है पेंगुइन रैंडम हाउस, इसकी सहायक कंपनी है ये, इसने प्रकाशन करवाया। एक प्रश्न आया था, आपको पता होना चाहिए कि अपने देश के केंद्रीय मंत्री हैं जितने भी, उनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, केंद्रीय मंत्रियों का नॉलेज होना चाहिए आपको, कौन से मंत्री किस पोस्ट पर है वर्तमान में। तो केंद्रीय मंत्रियों में अब अगर आपसे पूछ लें महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो आपको ये पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, सारे मंत्रियों को पढ़ लीजिएगा। बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। और पूछा कि इन्होंने महिलाओं की स्थिति को लेकर जो आयोग है CSW, उसका कौन सा सत्र का आयोजन या उसका मतलब नेतृत्व किया, तो 69 में 70 जो उसका जो मतलब एक तरीके से इनकी बैठक हुई है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता की है इन्होंने, किसने, अन्नपूर्णा देवी ने। और ये पूछा कि ये बैठक हुई कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क में हुई है। न्यूयॉर्क में भी कहाँ, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, UN के मुख्यालय में हुई है। अब CPU का प्रश्न ऊपर भी डिस्कस किया, कंप्यूटर का प्रश्न आ रहा है, CPU का मुख्य काम क्या है। CPU का जो मुख्य काम एक ही है, जो निर्देश है, डेटा दिए गए हैं उसको, निर्देशों को
निष्पादित करना, संपादित करना, निष्पादित करना, ये मुख्य काम है। और प्रोसेसिंग करना आप कह सकते हो, प्रोसेसिंग प्रक्रिया, डेटा पर प्रोसेसिंग प्रक्रिया। आपने कोई कमांड दी है, कोई डेटा दिया है, उसको प्रोसेस करने का काम कौन करेगा? प्रोसेसिंग काम CPU का है। अब मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मान लो, तो कीबोर्ड से मैं क्या दे रहा हूँ? डेटा दे रहा हूँ। CPU प्रोसेस करके मेरे को ये CPU डब्बा है जो बड़ा सारा, ये जो आपका ये डब्बा लगा हुआ है यहाँ से एक तार जुड़ी हुई है, इसकी तार यहाँ से जुड़ी हुई है, ये CPU है। CPU मैं यहाँ से डाटा इनपुट कर रहा हूँ, इसका काम डाटा को इनपुट करने का है, इनपुट करने का। यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ से मेरे को जो स्क्रीन है यहाँ से आउटपुट, ये CPU नहीं है, CPU ये है। और यहाँ से जो मॉनिटर है, मॉनिटर से मेरे को क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो पूछा है कि CPU का काम क्या है, तो डाटा प्रोसेस करता है वो। नेक्स्ट कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न हो रहा है, OS का है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? OS का प्राथमिक कार्य क्या है? तो OS क्या करता है? मान लो कि OS नहीं हो, मान लो अभी आपका जो आपका लैपटॉप है उसमें विंडो कोई ना कोई होगी, विंडो 11 है मान लो, विंडो 11 है, विंडो XP है, या जो भी है, ये OS तो है, ये क्या करें? OS है। अगर यही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? मतलब ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है, जैसे कि कीबोर्ड है, हार्डवेयर है, उसको जोड़ने का काम करेगा। इसमें कोई सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर, मान लो कि आपको MS वर्ड चलाना है, तो MS वर्ड तो बाद में चलाओगे जब विंडो ओपन होगी। विंडो ही ओपन नहीं होगी तो चला ही नहीं पाओगे ना। तो चाहे सॉफ्टवेयर है, जैसे सॉफ्टवेयर मान लो MS वर्ड है, या आपका कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड है। तो आप इन संसाधनों को जोड़ने का, इनको प्रबंधन करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन काम करेगा? विंडो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। तो विंडो होनी ज़रूरी है या ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, जो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को क्या कर सकें? इनका प्रबंधन कर सकें, इनको मैनेज कर सकें, इनको चला सकें। देखो चीन से लेकर लगातार प्रश्न आ रहा है। चीन के साथ तनातनी रहती है अपने। सुबह प्रश्न आया था BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये आया था। अब इस शिफ्ट में प्रश्न जो आया, चीन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच जो यात्री उड़ान है वो किस वर्ष से मतलब बंद है? यात्री उड़ान निलंबित है किस वर्ष से? तो हम 2020 से ही बंद कर रखी हमने यात्री उड़ान। याद करो अपना लद्दाख के अंदर, लद्दाख में पड़ता है गलवान घाटी, वहाँ पर जो झड़प हुई थी ना, एक बार याद होगा आपको, झड़प, ये थोड़ी सी लड़ाई हुई थी इनके बीच। तो ये इसके बाद हमारे लगभग ना 20 सैनिक मारे गए थे, 20 सैनिक, और कुछ चीन के भी सैनिक मारे गए थे। तो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि भारत और चीन के बीच क्या नहीं होगी, ये यात्री उड़ान सेवा नहीं होगी, बंद कर दी इसको, तब से बंद है ये। हाँ देखो, यात्री उड़ान बंद है, लेकिन तुम्हें पूछे कि कार्गो उड़ान बंद है क्या? कार्गो मतलब सामान, कार्गो उड़ान। तो कार्गो उड़ान मतलब आप चीनी आइटम्स जो है अपने खरीद के लाते हैं, चीन का जो सामान वगैरह, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी थोड़ा ज़रूरी है वो। हमें ऐसा लगता है कि शायद चीन की माल पर हम क्यों खरीद रहे हैं, तो पर थोड़ा सा डिपेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतनी सब टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतना सामान हमारे पास खुद बना सकें। तो कार्गो उड़ान अभी भी चल रही है, मतलब वहाँ से बिज़नेस हो रहा है, वहाँ से कुछ सामान यहाँ इंडिया में आ रहा है, यहाँ से इंडिया से वहाँ जा रहा होगा, लेकिन यात्री उड़ान बिल्कुल बंद है। हाँ भी, एक प्रश्न, खुद की उपलब्धि बताइए सरकार ने मैंने बताया था सरकार खुद की उपलब्धि की प्रश्न नहीं की, सरकार ने बताया, पूछा है कि जनवरी 2025 तक, क्योंकि सरकार का ये जो चलाया हुआ है युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? तो ये आज तक दिया जा चुका है लगभग 54,03,231 इतने युवा। आज कब तक? 1 जनवरी 2025 तक। भविष्य में पूछ सकता है आपसे, कौशल भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो कितने करोड़ का है? वो 40 करोड़ लोगों को स्किल प्रदान करना है। 40 करोड़ हो गया 400 मिलियन।
40 करोड़ यानी 400 मिलियन लोगों को क्या बनाना है, कुशल बनाना, यानी कुछ ना कुछ उनको हाथ का रोजगार आना चाहिए, हाथ का कार्य करना आना चाहिए। आपको मैंने आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया, आर्ट एंड कल्चर पढ़ के जाइएगा। रेलवे अच्छे प्रश्न उठा रहा है आर्ट कल्चर के। प्रश्न नृत्य से संबंधित, मंदिरों से संबंधित कन्फर्म पूछे जा रहे हैं। तो नृत्य का प्रश्न आया है, जटिन, ये नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, जट जटिन नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो आपको बता देते हैं ये जो नृत्य है बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है और बिहार में जगह पड़ती है मिथिला और कोशी क्षेत्र जो है वहाँ पर ये काफ़ी मतलब फेमस नृत्य है। और अभी जैसे मानसून का टाइम है तो मानसून के टाइम ये नृत्य किया जाता है चांदनी रातों में। और पुरुष महिला दोनों प्रधान नृत्य है। बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य भी है और प्रेम वियोग से संबंधित विषयों पर जुड़ा हुआ है। तो जट जटिन नृत्य। ऊपर एक प्रश्न चर्चा की थी सोरा नृत्य, कि सोरा नृत्य नहीं है, सोरा पेंटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। सोरा आपने ऊपर लिखा था नृत्य से संबंधित, क्योंकि नृत्य के 2 प्रश्न नहीं है। हाँ भी सोरा हेरा, ये सोरा नृत्य नहीं है, ये सोरा चित्रकला है। चित्रकला जो अपने भित्ति चित्र पढ़े थे, दीवार का मतलब भित्ति चित्र, उन्हीं की एक शैली है। और ओडिशा राज्य में पाई जाती है। और सोरा एक जनजाति है वहाँ की, सोरा जनजाति उसी के द्वारा बनाई जाती है। सोरा जनजाति भित्ति चित्र दीवार पर ये मांडने वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह से। हाँ जी, इसके अलावा चर्चा की थी अपने पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की अगर पूछ लिया जाए, पेनिसिलिन की खोज कब हुई, 1928 में हुई थी जी। और किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये जीवाणु यानी या बैक्टीरिया को मार सकता था, ठीक है। और अब देखिए इकोनॉमिक्स में प्रश्न दिए, थोड़े स्टैंडर्ड के दिए हैं, हर कोई नहीं कर पाएगा पूरा, थोड़ा सा डीप नॉलेज लेके जाएगा उसी को लिए प्रश्न आएगा। प्रश्न हालांकि करंट अफेयर से संबंधित है ये, कि ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि पर निर्भर कर रहा है, कृषि पर निर्भर कर रहा है। तो 65% आबादी जो है डिपेंड कर रही है। ध्यान रखना, देश की टोटल 65% आबादी 2021 के आंकड़े हैं। 65% आबादी किस पर डिपेंड करती है, ये 65% आबादी ग्रामीणों में रहती है, ग्रामीण में। और इस 65% का भी 47% जो है कृषि पर डिपेंड करती है। 65% आबादी गाँव में रहती है 2021 के अकॉर्डिंग, और उसका 47% की आजीविका जो है, आजीविका क्या है, कृषि है, कृषि पर डिपेंड करती है। 47% आना था। और जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 75% जनसंख्या हमारी ऐसी थी जो किस पर डिपेंड करती थी, कृषि पर निर्भर करती थी। अब आपने कंप्यूटर का एक प्रश्न और देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर का प्रश्न है कि जो आपका MS एक्सेल है, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके अंदर आप अगर Alt दबा दोगे और प्लस फंक्शन की F2 दबा दोगे तो क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दबाते ही आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, सेव एज विंडो ओपन हो जाती है, और जिसको आप अपनी फाइल को अलग नाम से सेव कर सकते हो। और मैंडलीफ की आवर्त सारणी मैंने बताया था आपको, मैंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, और बाद में आएगी वो परमाणु भार पर होगी, ठीक है भी। और मैंडलीफ जो पूरा नाम है दिमित्री मैंडलीफ, इन्होंने 1869 में 1869 में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मतलब एक सारणी बनाई थी। 63 तत्व उन्होंने खोजे थे उस वक्त। तो इसके अलावा ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान की बात की थी। इसके बाद में 1913 के अंदर आपको वो पता है, आपको मैंने कराया था, हेनरी
मोजले, इन्होंने आवर्त सारणी दी थी आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और इन्होंने बढ़ते परमाणु संख्या, तो बढ़ते परमाणु संख्या का प्रयोग कर रहे हैं हेनरी मोजले ने प्रयोग किया, और बढ़ते हुए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किसने किया? मेंडलीफ ने किया। ये 1913 में था। इन्होंने 8 याद करो 7 तो आवर्त बनाए थे, 7 तो पंक्तियाँ थी, और 18 समूह थे, कॉलम बोलते हैं जिनको, तो ये हेनरी मोजले ने दिया था। हाँ जी, देखिए बजट से प्रश्न है, बजट पढ़ के जाइएगा। बजट कौन सा? 2024-25 का बजट। प्रश्न हार्ड है ऐसे बजट का, और पूछा है कि इस बजट के अकॉर्डिंग, ये बजट आपको पता है 1 फरवरी को आया था, 1 फरवरी 2025 का, तो बजट पढ़ के जाइएगा। इस बजट के अकॉर्डिंग जो अपना स्मार्ट सिटी परियोजना है, स्मार्ट सिटी परियोजना है, इस परियोजना में बजट कितना परसेंट कम हुआ है? डिक्रीज हुआ है, ध्यान रखने का, 21% कम हुआ है, 21% की कमी हुई है। इसको आप अमृत मिशन बोल दो, अमृत मिशन, या स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन बोल दो। इसका बजट कम कर दिया, 21% कम कर दिया। अब देखिए एक प्रश्न और है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन का है, जल जीवन मिशन। ऐसे प्रश्न बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। जल जीवन मिशन में ग्रामीण कवरेज कितना किया गया? ग्रामीण कवरेज कितना प्रतिशत किया गया? कब तक पूछा है? अपने बजट तक। बजट आता है 1 फरवरी 2025 को आता है। इस बजट में से देख के बताना, तो बजट के 2 प्रश्न आ गए। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन JJM में 12.20 करोड़ ये तो अलग से दिया गया है, एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा में दिया गया है। कंप्लीट कितना हो गया? कंप्लीट हो चुका है 15.44 करोड़ प्लस परिवारों को ये कवरेज पहुंच गया है। और भारत में भी जितने भी ग्रामीण परिवार है ना, उनका ये प्रतिशत पूछ ले तो 79.74% इतना कवरेज किया गया है। जो पर्सन में आ जाएगा मेरे ख्याल से 15.44 करोड़ आया होगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आप देख लेना, तीनों नहीं आएंगे, कभी भी एक आएगा। अब देखिए एक प्रश्न है, बेदरा का युद्ध, बेदरा या बिदर भी आता है, या बिदरा की लड़ाई जो हुई है वो कब हुई है, किसके बीच हुई है, उस वक्त मुगल सम्राट कौन था, वगैरह वगैरह। तो ये हुई थी 1759 में, 1759। तो 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था इन लोगों ने 1759 में। तो जाहिर सी बात अंग्रेज़ थे, और उस वक्त अन्य डच कंपनी, अन्य ब्रिटिश कंपनियाँ, यूरोपीय कंपनियाँ थी, डच, अंग्रेज़ और डचों के बीच हुआ था। और ये बेदरा का युद्ध है, वैसे बेदरा के युद्ध में। और अंग्रेज़ों ने किसको हरा दिया था? अंग्रेज़ जीत गए थे, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ जीत गए थे और डच हार गए थे। और अंग्रेज़ों ने बंगाल पे अपना 1757 में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, आपको पता। अब पेपर में आपके शायद ये पूछा था, बेदरा के युद्ध के समय दिल्ली के अंदर मुग़ल बादशाह कौन था? मुग़ल बादशाह। तो बेदरा के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो ये था आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। अब कुछ पढ़ देते हैं हाल ही में नियुक्तियाँ जो हुई है, नियुक्तियाँ, हाल ही की नियुक्तियाँ। आज दिनांक कब तक? अपने 5 जून 2025 तक की जो नियुक्तियाँ हैं उनको देख लेते हैं। कुछ नियुक्तियाँ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, कुछ आज देख लेते हैं। नियुक्तियों का एक प्रश्न अपने को पता है कि 7-8 प्रश्न तक अलग अलग पेपरों में देखने को मिल गया। अभी तक 2 पेपर है, ये दूसरा पेपर हुआ है, इसमें भी आ रही है। फर्स्ट पेपर में नियुक्तियाँ आई थी, नियुक्तियों का प्रश्न आएंगे आगे। फिर थर्ड शिफ्ट में भी आया हुआ है, आगे आपको कल भी मिलेगा इसको देखने को। तो हाल ही में BCCI की बात करें, BCCI आपको पता ही, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका जो लोकपाल है वो किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अरुण मिश्रा को, अरुण मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया? अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट अपने हाई कोर्ट, नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश रह चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि BCCI का लोकपाल तो चलो इनको बनाया है, नया सचिव किसको बनाया है? सचिव। तो BCCI के नए सचिव बने हैं देवजीत
शैंकिया किसका स्थान लेंगे? ये स्थान किसका लेंगे सचिव? ये स्थान लेंगे जय शाह का। और जय शाह वर्तमान में क्या है? जय शाह वर्तमान में आईसीसी अध्यक्ष हैं। पूछ सकता है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? स्थापना बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को हुई। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला विधि सचिव। भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया? आंसर होगा अंजू राठी राणा। इनकी नियुक्ति किनके स्थान पर की गई है? इनसे पहले कौन थे? महिला में ये फर्स्ट है, वैसे कौन थे इनसे पहले? नितिन चंद्रा। इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। और इन्होंने 2017 में भी कार्य किया था कानून और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में। हाँ जी, 29 मार्च 2025 का प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी की निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर आएगा निधि तिवारी। और ये पहले उप सचिव भी रह चुकी है। और ये वाराणसी से है। वाराणसी खुद नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और वाराणसी में एक जगह है महमूरगंज से। ये हालांकि पेपर में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। अगली नियुक्ति है 1 जनवरी 2025 UIDAI। ये क्या होता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके नए CEO कौन बने हैं? अभी नए मतलब हाल ही में इसके CEO कौन बने हैं? ये बने हैं भुवनेश कुमार। UIDAI जो है वो आधार का प्रबंध करती है। आधार का प्रबंध करने वाली मुख्य संस्था है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 12 जुलाई 2016 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है शक्तिकांत दास। आपको पता होगा कि शक्तिकांत दास RBI के क्या थे? RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और सचिव 1 कौन है? ये सचिव 2 है। सचिव फर्स्ट कौन है? सचिव फर्स्ट हैं प्रमोद कुमार। और ये गवर्नर कब तक रहे थे? ये गवर्नर रहे थे 2018 से लेकर 2024 तक। हाँ भी, नेक्स्ट दिल्ली हाईकोर्ट का प्रश्न है। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है, CJ चीफ जस्टिस, तो ये कौन बने हैं? चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दिल्ली में चीफ जस्टिस बने हैं, दिल्ली चर्चा में रहती है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। शपथ कौन दिलाएगा?
शपथ दिलाएगा उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है दिल्ली का उपराज्यपाल? दिल्ली का उपराज्यपाल है वी.के. सक्सेना। वी.के. सक्सेना। दिल्ली यानी कोई भी उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अनुच्छेद? स्थापना अनुच्छेद कोई भी हाई कोर्ट का आपको बुकलेट दी हुई इसमें कराया हुआ मैंने 214 अनुच्छेद 214 से की जाती है। बुकलेट की बात करें तो आप हमारा इंस्टीट्यूट अभिकल्प इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने संवैधानिक ये जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी बुकलेट प्रोवाइड करवाई हुई है स्टूडेंट्स को। ये हमारा इंस्टीट्यूट है अभिकल्प। आपको आना पड़ेगा राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर। हनुमानगढ़ का हृदय है भगत सिंह चौक, वहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट है भगत सिंह चौक पर अभिकल्प इंस्टीट्यूट। नंबर है 9602286291। आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हमसे कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक की, SSC की, कृषि प्रयोगशाला की, अभी नया बैच है IBPS का, RRB का। इसके अलावा भी काफ़ी बैच आप जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं बिहार जो है, बिहार चुनावों में चर्चा में है, तो बिहार का भी हाल ही में राज्यपाल कौन बना है? राज्यपाल तो वर्तमान राज्यपाल 42 में बने हैं। कौन बने हैं? आरिफ मोहम्मद खान। आपको पता होगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। तो बिहार में हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। और पटना का जो चीफ जस्टिस हैं वो पूछ सकते हैं कौन है? इनका नाम है के विनोद चंद्रन। इन्होंने शपथ दिलाई है। और पहले राज्यपाल कौन थे? ये पूछ सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल जो पहले कौन थे? पहले जो थे या किसका स्थान लेंगे ये? राजेंद्र, ये पहले का मतलब फर्स्ट नहीं है, ध्यान रखना। 41 में कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, इनका स्थान लिए। और संविधान का अनुच्छेद भी बताना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बता दिया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो थी RRB NTPC के विद्यार्थियों के लिए। RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 जून 2025 सेकंड शिफ्ट का, उसका हमने एनालिसिस किया है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट या फिर हमारा दूसरा YouTube चैनल स्टडी विद एस्कर वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ विजिट कर सकते हो। ये हमारा कोचिंग सेंटर है अभिकल्प, हनुमानगढ़ ज़िला जो है, हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भगत सिंह चौक पर हमारा सेंटर है, इंस्टीट्यूट है। मोबाइल नंबर है 9602286291। आप हमसे विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।